कोने की एक लकड़ी की बेंच पर वो बैठी हुई थी। हाथों में मेहंदी और लाल चूड़ियाँ उसने पहन रखी थी और उसने शादी की लाल जोड़े पहन रखे थे। वो बार बार अपने मोबाइल से कोई नंबर मिला रही थी और बार बार फ़ोन काट रही थी। ये थी हमारी इस कहानी की नायिका, जिनका नाम था जिया। जिया जैसा नाम था वैसी लड़की भी थी। ज़िंदगी से भरपूर उसका नाम जिया इसी वजह से पड़ा था। जब वो पैदा हुई थी तब तुरंत ही उसने आंखें खोल दी थी। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी गोल चमकदार, जो भी उसकी आंखों में देखता था जी उठता था, इसलिए उसका नाम जिया पड़ा। तो चलिए देखते हैं हमारी जिया क्या कर रही है। जिया, क्या हुआ? फ़ोन नहीं उठाया आदित्य ने। एक काला कोट पैंट पहने आदमी ने, जो पेशे से वकील लग रहा था। जिया दुखी सा मुंह बनाते हुए, नहीं, उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। वकील लगभग हंसते हुए, जिया जी, यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल हो जाता है। जिया लगभग पैरवी करते हुए, अरे नहीं वकील साहब, वो आ ही रहा होगा, इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा होगा। ऐसा बोलते हुए वो खुद को भी समझा रही थी और उसका दिल किसी डर से घबरा रहा था। वकील, जिया जी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस शाम 5 बजे बंद होगा, तब तक आप इंतज़ार कर लीजिए और जितना चाहें उतना फ़ोन मिला लीजिए। आपका नंबर आधे घंटे में आने वाला है। इतना कहकर वकील वहाँ से चला जाता है। जिया फिर घबरा कर फ़ोन मिलाने लगती है। इस बार नंबर स्विच ऑफ आता है। ऐसा सुनकर वो घबरा कर बाहर निकल कर सीढ़ी पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे यही ख्याल आता है कि क्यों ना आदित्य के घर चल के ही देख लिया जाए। क्या पता ज़रूरी काम आ गया हो, वो वहाँ फंस गया हो। ऐसा सब सोच सोच कर जिया अपने तेज़ धड़कते दिल को समझा रही होती है और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही होती हैं कि अचानक किसी से टकरा जाती है और सीधी सीढ़ियों पर नीचे गिरने वाली होती है कि तभी एक मजबूत हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको गिरने से रोक लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। जिया सीधे उसके सीने से जहाँ टकरा जाती है, वो उसको खुद से अलग करता है और फिर बोलता है, बी केयरफुल, और वहाँ से चला जाता है। जिया एक टकराव से पहले से ही परेशान थी। दूसरी तरफ वो गिरते गिरते बची और जिसने उसे बचाया उसने उससे थैंक यू भी नहीं बोला। वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, पर अभी उससे कहीं जल जाने की जल्दी थी, इसलिए वो भी एक ऑटो रोकी और वहाँ से सीधे आदित्य के फ्लैट पर पहुँची। जिया आदित्य के फ्लैट पर जाकर बार बार डोर बेल बजाती है, पर अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी अगल बगल के फ्लैट वाले बाहर आ जाते हैं और जिया को यूँ दरवाज़ा पीटते हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों दरवाज़ा पीट रही हो? जिया घबरा कर पूछती है, यहाँ आदित्य नाम का एक लड़का रहता है, आप बता सकते हैं वो कहाँ गया? एक औरत, यहाँ पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता है, पर कभी कभी ये फ्लैट कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के लिए यहाँ का मकान मालिक किराए पर देता है और लोग कुछ दिन रहकर चले जाते हैं। ये सुनकर जिया धम्म से वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। तो वो ही औरत उसके पास आकर उसको पानी पिलाती है और संभालती है। कहती है, जाओ बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता। तुमको देखकर ये समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये सुनकर जिया का मन बहुत रोने का होता है। फिर वो खुद को संभालती है और थके हुए कदमों से लिफ्ट तक जाती है और नीचे जाने वाली बटन दबाकर वापस मुंह को हाथों से ढक कर रोने लगती है। जब लिफ्ट नीचे पहुंचती है तो फिर वो सारी ताकत जोड़कर किसी तरह खुद के कदमों को घिस घिस कर चलती है। इसी बीच उससे पीछे से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ आती है, जिया मैम। वो पीछे पलट कर देखती है तो गार्ड उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके हाथ में कोई सफ़ेद लिफाफा होता है, जो वो जिया की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, आदित्य सर ने दिया था और बोला था आपकी फ़ोटो दिखाकर कि आप यहाँ ज़रूर आएंगी और आप जब आएँ तो मैं ये आपको दे दूँ। ऐसा कहकर वो लिफाफा जिया की तरफ बढ़ा देता है। जिया जल्दी से लिफाफा खोलने लगती है और पाती है कि उसमें एक पत्र है। वो पत्र को जल्दी से खोलती है और पढ़ने लगती है। हेलो जिया, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब तुम मेरे
किराए के फ्लैट पर गई थी। तुम कितनी बेवकूफ़ हो जो मेरी हर बात पर यकीन करती हो। खैर मैं बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और उसके पास, जिसके पास पैसा है। तुमसे मैंने प्यार सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे तुम्हारे घर से पैसा मिल जाए, पर जब वो लोग तैयार नहीं हुए तो तुमने भाग जाने का प्लान बनाया। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि चलो भाग कर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद मम्मी पापा मान जाते हैं, पर मैं कैसे भरोसा करूं? अगर नहीं मानी तो ज़िंदगी भर मुझे तुम्हारा बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं आया कोर्ट। आदित्य चिट्ठी पढ़कर जिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि अब वो कहाँ जाएगी, जिसके लिए माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए वही अपना नहीं सका और भाग गया। जिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास वापस लौटने के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि घर पर भी चिट्ठी रख कर आई थी और यहाँ भी चिट्ठी मिली। जो धोखा उसने किया वही धोखा उसे मिला। वो बस सड़क पर यूं ही चलती जा रही थी। ये नहीं पता था उसे कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, बस चलती चली जा रही थी। और फिर एक पार्क में जाकर बैठकर रोने लगी और ये सोचने लगी कि क्या करे, वो कहाँ जाए। जब इंसान टूटता है तो उसे बस एक ही ख्याल आता है कि वो इस ज़िंदगी से, इस दुनिया से अलविदा कह दे। ऐसा ही कुछ आज जिया ने भी सोचा। अब ऐसा कहें कि मरना इतना आसान है, नहीं, तो इसके लिए तरह तरह के प्रयास सोचे जाते हैं। जितने सोचे जाते हैं उनमें से किसी एक में भी आप पूरी तरह से नहीं मरते। तो आइए जिया को छोड़कर चलते हैं हमारे हैंडसम अप टू हेट मिस्टर परफेक्टनेस और साथ ही साथ थोड़े अड़ियल, थोड़े से गुस्सैल रुद्र से। वहीं कोर्ट, इस बार उस कोर्ट के सामने एक लंबी सी काली रॉयल कार आकर रुकी और एक काले कपड़े पहने हुए वकील भाग कर आया और खड़ा हो गया और उस कार के दरवाजे का खुलने का इंतज़ार करने लगा। कार का शीशा नीचे हुआ। वकील ने अंदर झांका और कहा, रुद्र सर, बस आपका नंबर आने वाला है, आप चलिए मेरे साथ। रुद्र दरवाज़ा खोलता है और उतर जाता है। उसके पीछे पीछे एक खूबसूरत सी लड़की उतरती है जिसने एक छोटी सी मिडी पहनी होती है। उतरते ही बोलती है, ओह, ये कोर्ट ऐसी जगह क्यों है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? रुद्र बेबी, क्या हम किसी और कोर्ट नहीं जा सकते शादी के लिए? यहाँ के लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड से सूट नहीं करते। रुद्र, सविता, कोर्ट ऐसा ही होता है। सविता, सविता नहीं, सेविस बुलाया करो मुझे। सविता इस सो लोअर मिडिल क्लास। रुद्र अपना पीछा छुड़ाते हुए, हाँ सेविस, पर अब चले। ऐसा कहता हुआ वो चलने लगता है और हमारी सविता, मेरा मतलब हमारी सेबस, बोलते हुए पीछे चलने लगती है। सेबस, हाँ और नहीं तो क्या, अब मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ। तुम बड़े लोगों के साथ डील करते हो, मुझे मिलवाते समय सविता कहकर बुलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इतना सब बोलते हुए चलती रहती है। तभी रुद्र से एक लड़की टकराती है जिसको गिरने से रुद्र उसका हाथ पकड़ के बचाता है और जब अपनी तरफ खींचता है तो वो उसके सीने से टकरा जाती है। तो वो उसको खुद से अलग करके बी केयरफुल कहता है। इतना सब होने के बाद भी सेबस अपने ही बोलते हुए चली जाती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। रुद्र जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में अंदर जाता है वैसे ही हमारी सेबस बोलती है, बेबी कहाँ रह गए थे? ज़्यादा करीब जाकर फिर कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फिर शर्मा कर कहती है, अभी हमारी शादी हो जाएगी। रुद्र उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर करके आगे बढ़ता है और रजिस्ट्रार से कहता है, चलिए सर, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं हम लोग। रजिस्ट्रार रजिस्टर बढ़ाता है रुद्र की तरफ और बताता है रुद्र को कहाँ साइन करना है। तब तक उस कमरे में एक करीब 70 साल का बुढ़ा आता है, जो उम्र से बुढ़ा था पर उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल हमारे मिस्टर परफेक्ट की तरह थी। उन्होंने सफ़ेद रंग का अरमानी का सूट पहन रखा था और आंखों पर महंगा चश्मा लगा रखा था, जिनको देखकर रुद्र के मुंह से निकला, दादाजी आप यहाँ? दादाजी, अरे मेरा पोता
शादी करने जा रहा है, मैं ना आऊँ, चलो गवाह ही बन जाऊँगा मैं। ऐसा कहकर दादाजी हंसने लगते हैं। रुद्र, अरे दादाजी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आपको कोर्ट नहीं लाना चाहता था, इसलिए नहीं बताया, आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर रुद्र अपनी खिसियाहट छुपाता है। दादाजी फिर बोलते हैं, आज तू कोर्ट नहीं लाना चाहता था, और जब शादी के पूरे 2 साल बाद मेरे पर पोता या पोती होगी तो क्या तू हॉस्पिटल से मिलवाने भी नहीं लाएगा। ऐसा सुनकर रुद्र और सैबस दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, पर पोता या पर पोती? दादाजी, हाँ, मेरी वसीयत में तो यही लिखा है कि तुझे ये प्रॉपर्टी बिजनेस पर हक तभी मिलेगा जब मुझे मेरे परपोता या परपोती मिलेंगी, मैं उनके साथ खेलूँगा और तू बिजनेस बिजनेस खेलना। रुद्र लगभग खींचते हुए, ये कब और कहाँ लिखा था आपने वसीयत में? मैंने खुद अपनी आँखों से एक एक लाइन पढ़ी है। ऐसे बोलते ही उससे अपनी गलती का एहसास होता है और वो झेप जाता है और चुप हो जाता है। दादाजी उस कमरे के बाहर निकलते हुए कहते हैं, रुद्र बेटा, मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ। ऐसा कहकर हंसते हुए कमरे के बाहर निकल जाते हैं और रुद्र उनको देखता रह जाता है। दादाजी के जाने के बाद सैबस, बच्चे, नहीं नहीं, अपना फिगर ख़राब नहीं करना है मुझे। जल्दी से रुद्र के पास जाती है और कहती है, सॉरी रुद्र, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं ये समझती हूँ कि तुम भी रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हुई। जब पहली बार हम किसी पार्टी में मिले थे तो तुम्हारे साथ देखकर मुझे कुछ ऐड मिल गए। फिर मुझे समझ आया कि तुमसे मेरा कैरियर बन सकता है, तो मैं तुम्हारे साथ हो ली। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बातों को इग्नोर करते रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। बस तुम्हें कोई चाहिए जो बस तुम्हारे साथ चले, पर तुम्हें कभी कोई सलाह ना दे, और मैं ऐसी ही हूँ। पर बच्चे नहीं, और ना ही मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए अपना फिगर ख़राब करना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी रुद्र। ऐसा बोलकर सैबस वहाँ से एकदम भाग जाती है और हमेशा की तरह पीछे मुड़कर नहीं देखती है। इन सब झमेलों के बीच रुद्र को ये समझ आया कि दादाजी ने अपनी वसीयत बदल दी है, और अब उसे इस बात पर गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में जाकर कार के ड्राइवर से कार की चाबी लेकर खुद कार चला कर चला जाता है। रुद्र भी उसी पार्क में गया था, बस दोनों अलग अलग बेंच पर बैठे थे। एक तरफ रुद्र सोच रहा था कि अब क्या किया जाए जिससे दादाजी मुझे बिजनेस का मालिक बना दे। दूसरी तरफ जिया मरने की सारी प्लानिंग कर चुकी थी। जिया मन में, अगर मैं चूहा मारने वाली दवा खा लूँ तो तभी दिमाग में ख्याल आता है, उससे चूहे तो मरते नहीं, मैं कैसे मरूंगी। अगर बस या ट्रक के सामने कूद जाऊं तो। फिर ख्याल से बोली, अगर उन लोगों ने समय पर ब्रेक लगा दिया तो मरना तो दूर, ऊपर से पुलिस आत्महत्या के जुर्म में जेल में डाल देगी, सो अलग। अगर किसी बिल्डिंग से कूद जाऊं तो। फिर ख्याल ने कहा, सिर्फ हाथ पैर टूटा तो पक्का मम्मी पापा तक खबर जाएगी ही, और मैं अब उनको अपना ऐसा हारा हुआ चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। इस बात से जिया का ख्याल फिर बोल उठा, क्यों मैं सोचूं मरने का। मरते तो लोग अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए या अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए, और मेरे पास ना ही कोई सबूत मांगने वाला है और ना ही कोई मोहब्बत को ख़त्म करने वाला। बचा मेरा पुराना रिश्ता। मेरी मम्मी पापा तो अभी उनके पास गई तो शादी करवा देंगी जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। रिश्ते झूठ के होते हैं, शादी झूठी होती है। और जब मैंने पहले सोचा था आदित्य की बीवी बन के जाऊँगी तो माफ़ कर देंगे, तो अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ यानी कि नौकरी करने लगूँ तो मुझे माफ़ कर देंगे और मैं उनसे नजरें भी मिला पाऊँगी, मुझे मुँह भी छुपाना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए हमारी जिया की आंखों में चमक तेज हो गई और हमारी जिया लग गई अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और दूसरी तरफ रुद्र अपने सिक्योरिटी को कॉल करके बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए देश के बाहर जा रहा हूँ, तो दादाजी से सब साइन करवाना और उनको प्लेन की टिकट बुक करने को बोलता है और फिर घर चला जाता है पैकिंग के लिए।
इधर उसी पार्क में जिया सोचती है कि उसकी एक फ्रेंड इस शहर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है, तो उसे अपनी फ्रेंड से मिलना चाहिए और हॉस्टल के डिपॉजिट के लिए उसे पैसे चाहिए। तो वो बाज़ार चली जाती है और गहनों में से एक गहना बेचने के लिए। चलिए देखते हैं आखिर इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है। तो हमारे रुद्र साहब चले गए देश के बाहर, तो अब सिर्फ बात करेंगे जिया की। जैसा कि जिया ने सोचा कि उसकी एक फ्रेंड वुमेन हॉस्टल में रहती है, तो उसने उसको कॉल किया अपने फ़ोन से और दूसरी तरफ बेल जा रही थी और फिर किसी ने फ़ोन उठाया और आवाज़ आई, हेलो जिया। हेलो नेहा। नेहा, हाँ जिया, नेहा बोल रही हूँ। ये बताओ कहाँ हो और कैसी हो? जिया, यार तुमसे एक हेल्प चाहिए। ये जो मॉल है ना तुम्हारे हॉस्टल के पास, वहाँ मिल लो मुझसे। नेहा, अच्छा अभी आती हूँ। तुम वहीं हो ना? जिया, हाँ मैं वहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद सिटी मॉल के काफ़ी शॉप पे दोनों बैठी होती हैं। नेहा, यार जिया तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और किसी को कुछ भी नहीं बताया और मुझे भी नहीं। जिया सुबकती हुई, यार अब समझ आया प्यार अंधा भी होता है और बहरा भी। मैं आदित्य के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस इतना लगा कि इससे अच्छा लड़का मुझे या मेरे परिवार को मेरे लिए नहीं मिलेगा। बस इसलिए निकल पड़ी, बिना ये सोचे कि जिस पर मैंने विश्वास किया है वो मेरा साथ और विश्वास दोनों छोड़ सकता है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। नेहा उसके पास जाकर उसे चुप कराती है और कहती है कि घर चले जाओ, अंकल आंटी माफ़ कर देंगे। जिया, हाँ जानती हूँ माफ़ कर देंगे, पर मैं तो माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रही। कैसे मांगूँ माफ़ी मैं? इसलिए मैंने सोचा है मेहनत करूँगी, कुछ बन के दिखाऊँगी और फिर जाकर उनकी माफ़ी मांगूँगी, जिससे मुझे माफ़ करने में उन्हें भी ना लगे कि माँ बाप हैं तो हर गलती के लिए माफ़ करना पड़ेगा, भले ही गलती सुधारी या ना सुधारी। मैं बस अपनी गलती सुधार कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे उनके लिए समय चाहिए और रहने की जगह और नौकरी भी, इसलिए तुमको बुलाया है मैंने। नेहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ मुझसे क्या हेल्प चाहिए? जिया, बस तू अपने हॉस्टल में रूम दिलवा दे। नेहा, इतनी सी बात, चल अभी ले चलती हूँ। मुझे ही एक रूममेट मिल जाए और वो भी मेरी फ्रेंड, तो इससे अच्छा क्या होगा? ऐसा कहकर नेहा जिया का सामान लेकर आगे आगे चलती है और जिया उसके पीछे पीछे, और वो लोग फिर नेहा के हॉस्टल पहुंच जाते हैं। हॉस्टल के बाहर नेहा जिया से कहती है कि तुम कुछ मत बोलना, बस मैं बोलूँगी। नेहा हॉस्टल के वार्डन से, मैम ये हमारी दोस्त है जिया, मेरे गांव से है। अभी तक जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहीं से इसने भी CS किया हुआ है, अब नौकरी ढूंढ रही है, तो इसको यहाँ मेरे रूम में रख लीजिए। वार्डन, ठीक है ये यहाँ रह सकती है। नेहा और जिया ये सुनकर खुश हो जाती हैं और जिया फिर अपनी मेहनत में लग जाती है। जिया बहुत सी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करती है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। पूरे 2 हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन जिया को एक कंपनी से कॉल आता है। जिया वहाँ इंटरव्यू देने जाती है। जब वो टैक्सी से उतरती है तो देखती है ऊंची बिल्डिंग है और उससे यहाँ आज इंटरव्यू देने जाना है। वो रिसेप्शन पर जाकर अपना परिचय देती है। हैनर रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है 4th फ्लोर पर राइट में जो कमरा है वहाँ जाना है। वो लिफ्ट से ऊपर जाती है और उस कमरे में देखती है और लोग भी हैं जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। वो भी अपना नंबर लगाकर बैठ जाती है और अपनी बारी का इंतज़ार करती है। करीब 2 घंटे के बाद उसका नाम पुकारा जाता है, जी हाँ आपको अंदर बुलाया है। ऐसा कहकर एक लड़की वापस उसी कमरे में चली जाती है जहाँ इंटरव्यू हो रहा था। जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और दरवाजे पे जाकर रुक जाती है। जिया दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। जिया चली जाती है। वो देखती है ये कमरा तो बहुत बड़ा है और सामने की कुर्सी पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। कपड़ों से वो इस कंपनी का मालिक लगता है। जिया, गुड मॉर्निंग सर। बुजुर्ग, क्या अभी मॉर्निंग है? इट्स गुड नॉन जिया। जिया थोड़ा घबरा जाती है और मन ही मन बोलती है, हमेशा जल्दी में गड़बड़ क्यों करती है जिया। जिया का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, लेकिन जिया पूरी ईमानदारी से अपने जवाब देती है। आखिर में कंपनी के मुताबिक मालिक पूछते हैं
कि तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो और हम तुम्हें क्यों दें ये नौकरी। जिया थोड़ा सा सर झुकाकर बोलती है, सर मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गलती की है जिसका पश्चाताप मैं कुछ बन के करना चाहती हूँ। मैंने अपनों का सर झुकाया है, अब मैं कुछ बन के उनका सर फक्र से उठाना चाहती हूँ। और आप मुझे नौकरी पर क्यों रखेंगे? तो मुझे कुछ पाने का जुनून है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। और जब ऐसी चाहत वाला इंसान आपकी कंपनी में काम करेगा, मेहनत करेगा, तो वो खुद भी बढ़ेगा और कंपनी भी बढ़ेगी। तो मैं आपकी कंपनी के लिए एसेट साबित होंगी, लायबिलिटी नहीं। कंपनी मालिक, ठीक है आप जा सकती हैं। और उसके जाने के बाद किसी को कॉल करके बोलता है, तुमको कुछ व्हाट्सएप किया है, मुझे पूरी डिटेल चाहिए इसकी। इस इंटरव्यू की दूसरे दिन जिया को ऑफ़र लेटर मिल जाता है और वो कंपनी में काम करने लगती है। उसको काम करते करते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। उसके काम और लगन से स्टाफ में सब उसको पसंद करने लगते हैं। अब इस पूरे 14 दिन के बाद हमारे रुद्र साहब वापस अपने देश में लैंड करते हैं और सीधे अपने ऑफिस में आते हैं एयरपोर्ट से। क्योंकि रुद्र 14 दिनों से ऑफिस नहीं आए थे तो ऑफिस वाले भी बहुत आराम से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रुद्र ऑफिस आया, पूरा स्टाफ सब जल्दी जल्दी काम निपटाने लगे। जिया देख लो, कोई काम छूट तो नहीं गया, रुद्र सर आ गए हैं। वो वही फाइल मांगते हैं जो पूरी नहीं होती। ऐसा कहते हुए लगभग हड़बड़ाते हुए ईशानी जिया के पास से अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगती है। ईशानी जहाँ जिया की दोस्त बन चुकी थी और लगभग ऑफिस की सारी खबर उसे दे देती थी। उसकी ऐसी बात सुनकर जिया भी अपना काम देखने लगती है और मन ही मन सोचती है कि ये रुद्र कोई शहंशाह है क्या, जो काम पूरा नहीं हो तो दीवार में चुनवा देगा। ऐसा सोचकर वो उस रूम चली जाती है और वहाँ से आते वक्त उसको याद आता है कि रुद्र सर आ चुके होंगे और सीट खाली देखकर उसके सामने इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। जल्दी जल्दी लगभग दौड़ने लगती है। तभी वो किसी से टकरा कर गिरने वाली होती है कि एक खूबसूरत हाथ उसका हाथ पकड़ के बचा लेता है और खींच के सीधा खड़ा करने की कोशिश में वो इसके सीने से जा लगती है। और जब आँख खुलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वो कोई और नहीं हमारे रुद्र ही हैं। लगभग चिल्ला कर बोलते हैं, ये कोई पार्क है जो यहाँ दौड़ रही हो? ये चिल्लाने से जिया भी घबरा कर उल्टा जवाब दे देती है, ये ही तो मैं आपको भी कह सकती हूँ। आप भी तो जल्दी जल्दी चल रहे थे, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो। रुद्र, तुम यहाँ पर खड़ी होकर मुझ पर चिल्ला रही हो, जबकि देख कर खुद नहीं चल रही। यहाँ पर क्या, यहाँ पूरे ऑफिस में मैं कहीं भी खड़ी होकर चिल्ला सकती हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मैं काम करती हूँ। आपकी तरह पार्क समझकर टहलने नहीं आती हूँ। रुद्र आश्चर्य से, तुम यहाँ काम करती हो? जिया पूरे आत्मविश्वास से, हाँ, कोई शक हो तो ऑफ़र लेटर दिखा दूँ, मेरी डेस्क पर मेरे पर्स में है। और तभी उसे याद आता है। वो एकदम से सर पर हाथ रख कर कहती है, अरे बाप, रुद्र सर आने वाले हैं और मैं यहाँ तुमसे बहस कर रही हूँ। रुद्र अपने दोनों हाथों को बांधती हुई, अच्छा पहचानती हो अपने रुद्र सर को? जिया, हाँ अच्छे से, चलो उठो जाने दो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रुद्र उसको गुस्से से घूरता है। तभी उसका मैनेजर विशाल आता है। रुद्र विशाल से पूछता है, ये इस लड़की को यहाँ काम पर कौन रखा? विशाल, दादाजी ने। रुद्र, दादाजी बस नमूनों की फौज खड़ी करने में लगे हैं। ऐसा कहकर जाने लगता है। तभी पलटकर विशाल से कहता है कि मुझे इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए, पास्ट प्रेजेंट सब। विशाल, हो जाएगा। जिया जल्दी से आकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और अपनी फाइल्स चेक करने लगती है। तभी ईशानी आती है और कहती है, जिया, रुद्र सर तुम्हें बुला रहे हैं, ऑल द बेस्ट। ऐसा कहकर वो जिया को अपना अंगूठा दिखाती है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं, जिया भी रुद्र की कैबिन की तरफ चली जाती है और दरवाजे पर नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। वो अंदर जाती है और वहाँ की कुर्सी पर रुद्र को उसको घूरते हुए पाती है। जिया जब रुद्र को देखती है
तो उसको शौक लगता है, पर ना ही वो कमरे से बाहर जा सकती है और ना ही आगे बढ़ती है। तब तक रुद्र भी फिर आवाज़ लगाता है, रुद्र, अरे आपने कोई भूत देख लिया क्या जो आप वहाँ खड़ी हैं? अभी तक मैं आपका रुद्र सर हूँ, जिसको आप अच्छे से पहचानती हैं। जिया इतना सुनते ही भाग के रुद्र के सामने आ जाती है और खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, जिया तूने क्या किया? पानी में रहकर मगर को इतना कुछ बोल दिया। अरे मेरी माँ, अपनी ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल कर, देखो अब क्या क्या कहता है। तभी रुद्र की फिर से आवाज़ आती है, आज अपनी सारी फाइल्स मुझे दीजिए, मैं देखूं कि आप सिर्फ ज़ुबान चलाना ही जानती हैं या काम भी करना। जिया अपनी सारी फाइल्स रख कर जा ही रही होती है कि रुद्र फिर बोलता है, मिस जिया आप यहीं बैठिए जब तक मैं आपकी फाइल्स चेक कर लेता हूँ। रुद्र फाइल्स में खो जाता है और बार बार कभी जिया से कॉफ़ी मांगता है, कभी पानी, कभी कुछ मांगता रहता है और जिया बार बार उसे देती रहती है। इस बार जब वो पानी ला रही थी तभी वो खुद से बड़बड़ा रही थी, खुद को कहीं का राजा समझते हैं, बैठ गए हैं एक जगह और कभी मुझसे पानी, कभी कॉफ़ी मांग रहे हैं। नौकरी मिली है कंपनी में, सेक्रेटरी की बना रखा है, पर्सनल सेक्रेटरी। ऐसा बोलती हुई वो सीधा रुद्र के कैबिन में चली गई और सब कुछ रुद्र ने सुन लिया। रुद्र उसी वक्त जिया को कुछ कहता, इससे पहले दादाजी का कॉल आ गया उसके पास और उन्होंने रुद्र को अपने कैबिन में बुलाया। रुद्र जिया की तरफ मुड़ा और उससे घूरते हुए बोला, मिस जिया आप अपनी सीट पर जाकर काम कर सकती हैं। और ऐसा कहकर रुद्र दादाजी के कैबिन की तरफ बढ़ गया। रुद्र, दादाजी आपने बुलाया? दादाजी, आओ बेटा रुद्र, आओ कर बैठो यहाँ। पास पड़ी कुर्सी पर इशारा करते हुए रुद्र, नहीं दादाजी मुझे काम है, आप बताइए क्यों बुलाया है? दादाजी, अरे बेटा मैं सोच रहा था कि मेरी वसीयत की वजह से तुम्हारी शादी होते होते रह गई, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई। रुद्र, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, आप सीधे पॉइंट पर आइए। रुद्र ने बहुत ही कड़वे अंदाज में कहा, दादाजी तो पॉइंट ये है कि जो लड़की यहाँ से अभी गई, क्या नाम था उसका? सोचते हुए, हाँ जिया नाम है उसका। अगर तुम उससे शादी कर लो तो शादी के ठीक 1 साल बाद तुम मेरी सारी कंपनी के मालिक बन जाओगी, सारा फैसला सब तुम्हारा होगा। और जब जिया से शादी करोगी तो मैं पोते और पोती की शर्त के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लूँगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 साल के बाद पोते पोती का मुँह दिखा देना। ऐसा कहकर दादाजी रुद्र के जवाब का इंतज़ार करने लगे। रुद्र दादाजी की बात पर एकदम से रिएक्ट करता है। वो अफलातून लड़की जो खुद से ही बातें करती है और इधर उधर लड़ती रहती है, आपको भी यही लड़की मिली है दादाजी? अच्छा चलो अच्छा है, कम से कम तुम उसको जान गए हो, अच्छी बात है। रुद्र गुस्से में, कभी नहीं, मैं कभी उससे शादी नहीं करूँगा। दादाजी भी उसी आवाज़ में, ठीक है मत करो, और कंपनी का हर फैसला मुझसे पूछकर करो। तुम सारी ज़िंदगी फैसला तुम्हारा, कंपनी पर अधिकार या कंपनी पर कोई अधिकार नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर रुद्र। दादाजी ऐसा कहकर घर को चले जाते हैं। रुद्र वहीं रखी टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कंपनी, एक प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मैं आपसे छीन लूँगा, जैसे आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीना है। पर कुछ सोचकर उसके लिए मुझे उस अफलातून से शादी करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं सोच सकता, कोई और रास्ता होगा जिससे मुझे ये शादी ना करनी पड़े। तभी रुद्र अपने फ्रेंड अमर को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ रिंग जाती है और अमर फ़ोन उठाता है। हेलो रुद्र, कैसा है? रुद्र, बुरा फंसा हुआ हूँ, तो कब आएगा और मुझे इन शर्तों से बाहर निकालेगा कब? अमर, हुआ क्या है? निकाल तो मैं अभी भी सकता हूँ, पहले तुम अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। रुद्र, वो तुम्हें दादाजी की वसीयत के बारे में बताया था ना? अमर, हाँ, तो अब क्या हुआ? रुद्र, तो आज दादाजी ने मुझसे कहा कि वो अपनी कंपनी मुझे दे देंगे, बस मुझे उस अफलातून से शादी करनी पड़ेगी। अमर लगभग हैरान होकर, अफलातून? रुद्र, हाँ अफलातून है वो लड़की, कभी इधर गिरती है, कभी किसी से टकरा जाती है, कभी खुद से ही बातें करती है, हर वक्त बड़बड़ाती है
और मुझे तो उसे देखकर गुस्सा आने लगता है। अमर, अच्छा ऐसी है तो उसको नौकरी पर किसने रखा? रुद्र, दादाजी ने। मैं तुम्हारे पास आया था, पीछे से उन्होंने उसे रख लिया। पूरी नमूनों की फौज खड़ी करनी है इन्हें। अमर मन में दादाजी ने फिर कुछ सोचते हुए बोला। रुद्र, अच्छा रुक, मैं आता हूँ, तेरे पास मिलता हूँ और फिर मिल के कुछ सल्यूशन निकालता हूँ। रुद्र लगभग गिरती हुई, जल्दी आ भाई, पहले दादाजी क्या कम थे जो ये नई मुसीबत